नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, एक पार्सक है जो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स के बराबर, और एक प्रकाश वर्ष है जो वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर्स, और एक नॉटिकल माइल है जो वो होता है आपका 1852 मीटर्स। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अनियमित गति मतलब रैंडम मूवमेंट का एग्जाम्पल है फूलों पर मंडराने वाली तितलियां, ठीक, सही एग्जाम्पल है। और कंपन गति मतलब वाइब्रेटरी मोशन का अगर एग्जाम्पल देखें तो झूले की गति इसका एग्जाम्पल है, ये भी सही है। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति, है ना। तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान स्पीड से लगाती है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा, है ना, एक समान वृत्तीय गति का। और पृथ्वी की गति है जो, है ना, मोशन और का अर्थ है, ये है आपका वो है आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, पृथ्वी की जो गति, एक जगह पे जो पृथ्वी अपनी घूम रही है, वो हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, कि ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है जो वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज है बेसिकली 3 और 4। ठीक है, पहला दूसरा सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से मात्रक और भौतिक राशियां सही सुमेलित है। क्यूसेक आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात करता है, द्रवों का प्रवाह, सही है ना। और नॉटिकल मील समुद्री दूरी, ये भी सही है। और एम्पियर मीटर चुंबकीय ध्रुव शक्ति यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसकी यूनिट है। ये तीनों ही सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक्सेलरेशन यानी त्वरण का एग्जाम्पल है ये। एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, धनात्मक त्वरण पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक समान त्वरण का, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के गुण होता है ना, इसी गुण को क्या कहते हैं, वस्तु का जड़त्व। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है ये। और दूसरा देखते हैं, पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, ये भी सही है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है। प्रथम नियम कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारना, ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हो गया। चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री का गिर जाना, ये भी फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हो गया। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगना, ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया, है ना। एवरीबॉडी हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप गोली चलाएंगे तो आगे का जो रिएक्शन है उतना ही फोर्स, जितना आगे गोली चलाने में लगाना पड़ रहा है उतना ही फोर्स वापस भी लगेगा। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कोयले का जलना ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो गलत हो गया। सितार आपका रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ये भी गलत हो गया। उसके बाद विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल सही है। और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भी सही है। देखिए, कोयले का जलना है जो, उसमें क्या है कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब ये वाला।
ठीक है। और सितार में देखिए ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो इंटरचेंज है दोनों, पहला और दूसरा। तीसरा चौथा यहाँ पर आंसर होगा बी। अगला देखिए इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता की जो सीमा है उसमें किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबंध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये नियम किसका है? हुक्स का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का, या इनमें से कोई नहीं, तो ये है आपका हुक्स का नियम, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पर और लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर आधारित है? जीवन रक्षा पेटी इसी का एग्जाम्पल है, पनडुब्बी भी इसी का एग्जाम्पल है, लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, है ना, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि लोहे में जो कील होती है वो डूब जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ही है यहाँ पर, ये इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है ना, प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गुरुत्व के विरुद्ध गैसों के परस्पर एक दूसरे से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, मतलब ऑस्मोसिस कहते हैं। तो गलत हो गया, क्योंकि इसको क्या डिफ्यूजन कहते हैं ना, जो गैसेस का इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं? आपका डिफ्यूजन, ठीक। और दूसरा देखिए, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इम्परमिएबल आपकी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है अर्ध, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग दो घोलकों में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाने को विसरण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इंटरचेंज है दोनों, ऑस्मोसिस, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु रेडियो तरंगों के अनुसार सत्य है? इन तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, बिल्कुल सही है। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? 10⁻³ मीटर से 1 मीटर, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन में, टेलीफोन में किया जाता है, रेडियो में, टेलीविजन में और टेलीफोन में, ठीक है। इनके प्रसारण में होता है रेडियो वेव्स का यूज, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग मतलब इंफ्रारेड वेव है, ठीक है। इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये। और इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे कान क्या सुन सकते हैं? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। यहाँ 20 से कम होती है, ठीक, तो ये नहीं सुन सकते हैं, तो ये गलत हो गया दूसरा। उसके बाद हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती है, ठीक, तो ये वाला भी सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं? संकेत भेजने में पराश्रव्य तरंग, ठीक है। उसके बाद आपका समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है, और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी, तीनों ही एग्जाम्पल है। देखिए मोस्टली जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। तो भले ही आपको नियम वगैरह नहीं पता हो, लेकिन एप्लीकेशन जब भी आप कहीं से पढ़ें तो उसको जरा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शेर की दहाड़ एक तीव्र ध्वनि है, लेकिन इसका जो तारव्य होता है, जो इसकी पिच होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है, सही है। और उसके बाद मच्छर की जो भनभनाहट है वो एक धीमी ध्वनि है, लेकिन इसकी जो पिच होती है वो शेर की दहाड़ से अधिक होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों यहाँ सही है, सी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपका क्वांटम थ्योरी न्यूटन ने दिया है, बिल्कुल सही। तरंग सिद्धांत किसका? हाइजीन का है। और फोटोन सिद्धांत आइंस्टाइन का है, ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा तीनों, डी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित तरंगों को तरंग लंबाई के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे बढ़ते क्रम में ही लगे हैं, याद रखिएगा इनको, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और फिर विजिबल रेज, ठीक है। ये सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, आंसर 1, 2, 3 और 4, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में क्या होगा कि जो पास की चीज तो आपको दिखेगी लेकिन दूर की चीज नहीं दिखेगी, ठीक है। वहीं आपका जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें क्या होता है? दूर की चीज दिखती है लेकिन पास की चीज नहीं दिखती है। और आपका जो प्रेसबायोपिया होता है उसमें दूर का और पास का दोनों ही देखने में थोड़ी सी समस्या होती है, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। अगला देखिए मैच द फॉलोइंग है। रेडियो एक्टिवता हेनरी बैकरेल के साथ मैच होगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रमन प्रभाव तो सीवी रमन है, और नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए निम्नलिखित में से मेसर का उपयोग कहाँ होता है? मेसर, ठीक है। तो मेसर आपका है जो
वो फुल फॉर्म क्या है इसकी? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। और इसका उपयोग होता है अल्सर एवं आंख की बीमारी में, बिल्कुल सही है। और आपका जटिल ऑपरेशन कैंसर के लिए होता है इसका यूज। और एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में, तो एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में मेसर का नहीं लेजर का यूज होगा, है ना, लेजर, ठीक है। लेजर की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जब प्रकाश की किरणें कैल्साइट या क्वार्ट्ज से गुजरती हैं तो उनको 2 बार अपवर्तन होता है उनका, है ना, डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, 2 बार होता है डबल रिफ्रैक्शन, सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, जो किरण अपवर्तन के नियम का पालन करती है वो साधारण, और जो नहीं करती उसे असाधारण किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इनका एग्जाम्पल है पारा, है ना। तो देखिए, जो पारा है ये एक धातुओं का अपवाद है, मेटल ही है लेकिन मेटल का अपवाद है ये, ठीक है। क्यों, कैसे है अपवाद? क्योंकि ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, ठीक है। और अधातु, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है अपवाद? ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन है जो वो हमेशा आपका द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ठीक। तो ये दोनों अपवाद याद रखिएगा, अलग से भी पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के संबंध में सही है? इनके घोल द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं ना। सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विफाइड और एक्वस स्टेट, ठीक। तो ये सही, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इनके द्रव्यांक और क्वथनांक कम होते हैं, ये सही है, ठीक है। द्रव्यांक और क्वथनांक कम होते हैं और उसके धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, मतलब ये धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत। अगला देखिए, बारूद निम्नलिखित में से किनका मिश्रण है? बारूद आपका सल्फर का है, चारकोल का है, पोटेशियम और नाइट्रेट, इन चारों से मिलकर के बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है? ऊर्ध्वपाती मतलब सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो सॉलिड की फॉर्म में है और सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस बन जाए, ठीक है, तो वो आपका सब्लिमेशन की कैटेगरी में आएगा। तो आप देखते होंगे कि कपूर रखा होता है फिर वो उड़ जाता है, तो सब्लिमेशन हो गया। नेप्थलीन के साथ भी नेप्थलीन गोलियां रख देते हैं, फिर वो उड़ जाती हैं, ठीक है। अमोनियम और क्लोराइड, ये सारे ही हैं जो ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आइडियल गैसेस जो होती हैं वो सभी तत्वों और दाबों पर गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल रहता है, ठीक है। तो इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं रहता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनमें नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीटा किरणों के बारे में सही है? देखिए, बीटा किरणें प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती हैं, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होने के कारण कम गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। और बीटा किरणों में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव लगभग प्रभावित होता है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रवाह है जो वो धनावेशित की ओर आकर्षित होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज की ओर आकर्षित होता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला और दूसरा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग और उत्प्रेरक कैटलिस्ट हैं जो, है ना, मतलब कौन से प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया को निकेल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। दूध में लैक्टिक अम्ल बनाने में बेसिलस जो है वो, या लैक्टिक एसिड कह लीजिए, ये आपका कैटलिस्ट का काम करता है। और अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना, ठीक है। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी, याद रख लीजिएगा इनको। अगला देखिए, निम्नलिखित विलायक और विलय पदार्थ का मिलान करें। देखिए, ये एक तरफ सॉल्यूट लिखे हुए हैं और एक तरफ सॉल्वेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनको मैच करना है। तो जल में चीनी है जो जल में घुल जाएगी, ठीक है। और आपका एसीटोन रेयन के साथ मैच करेगा, अल्कोहल आयोडीन के साथ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड वसा के साथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन से विषाणु जनित रोग हैं? देखिए, सिफिलिस है जो वो विषाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित है। निमोनिया भी आपका जीवाणु जनित है, ठीक है। खसरा और इन्फ्लुएंजा जो है ये दोनों विषाणु जनित है, ठीक है। तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, एड्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम यूएसए में की गई थी, बिल्कुल सही है।
उसके बाद दूसरा देखिए एलिसा और बेस्टन ब्लॉक टेस्ट है जो वो HIV संक्रमण के का एक परीक्षण है, ये भी सही है। और आपका एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से जेनेटिक डिसीजेज हैं जो अपने लक्षणों के साथ सही सुमेलित हैं? देखिए टर्नर सिंड्रोम नपुंसकता नहीं, टर्नर सिंड्रोम बांझपन, ठीक है। हीमोफिलिया है जो वो रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रिंडरपेस्ट रोग है जो वो पशुओं की महामारी कहा जाता है उसको, ठीक, सही है। और रिंडरपेस्ट रोग एक प्रकार का जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिंडरपेस्ट है जो वो विषाणुओं द्वारा है ना, विषाणुओं द्वारा। उसके बाद ये फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस और जुगाली करने वाले पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है, ये वाला सही है। तो पहला तीसरा सही, सी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए रोहिणी विषाणुओं द्वारा फैलता है, मतलब डिप्थीरिया है जो वो आपका होता है जीवाणुओं द्वारा, ना कि विषाणुओं द्वारा, ठीक, तो ये गलत हो गया। उसके बाद रोहिणी गले की एक बीमारी है, इसे गला घोटू या डिप्थीरिया भी कहते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए मैच करना है आपको विटामिन B3 का मैच नियासिन के साथ, B2 का राइबोफ्लोविन के साथ और B5 का पेंटाथेनिक एसिड और B7 बायोटिन के साथ। सभी सही है। कमेंट बॉक्स में आपको सारे विटामिन बी के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आपको बताने हैं, ठीक है, आंसर ए होगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तेल हो गया, गेहूं हो गया, अंडे की जर्दी हो गया और सोयाबीन हो गया, बिल्कुल सही। मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन के का विटामिन के से भी होता है, और साथ में एक और याद रखना है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 का संश्लेषण भी मनुष्य की आंत के जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों सही हो गए। उसके बाद विटामिन के की कमी से जनन क्षमता के कमी, जननांग तथा पेशियों में, मांसपेशियों में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये विटामिन के की वजह से नहीं होता, ये आपका विटामिन ई के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और उसके अलावा विटामिन के है जो, उससे क्या होता है, आपका जो रक्त के स्कंदन होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो उसके लिए सहायक होता है विटामिन के, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रक्त समूह को लैंडस्ट्रेन ने 4 प्रमुख समूहों में बांटा है, कौन से हैं वो 4 प्रमुख समूह? ए हो गया आपका, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक। उसके बाद रक्त समूह ए बी है जो, ये क्या है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें आपके जो एंटीजन है ए और बी ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक, तो इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ है जो वो सर्वदाता, मतलब जो आपका ओ है वो आपका यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है। और क्यों आता है यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी है जो ये प्रेजेंट होते हैं और आपका जो एंटीजन है वो एब्सेंट होते हैं, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, दोनों ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला यहाँ पर सही है, आंसर ए होगा। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण कैसे करते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और ECG है जो वो एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, ये भी सही है। और आपका मानव हृदय में 3 कक्षाओं में बटा होता है, तो मानव हृदय 3 में नहीं होता, 4 कक्षाओं में, 4 चैम्बर्स होते हैं। कमेंट्स में चारों के नाम बताएं हम, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स है? आपका थायरॉक्सिन, ऑक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो देखिए जो ऑक्सिन है ये आपका प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, ठीक है, तो सिर्फ दूसरा ही है जो प्लांट हार्मोन है, बाकी सारे हैं जो वो जंतु हार्मोन्स हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। आपको कमेंट्स में बताना है कि ऑक्सीटोसिन जानवरों में किस लिए लगाया जाता है, ठीक है।
दूसरा, वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और तीसरा, बच्चे में होने वाला जो बौनापन है वो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही यहाँ पर सही है, आपको डी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग उनके वाहक विषाणु या वाहक जीवाणु से सही सुमेलित है। तो देखिए, पोलियो जो होता है वो होता है आपका एंटीरो विषाणु के कारण। यहाँ लिखा है ऑर्थोमिक्सो विषाणु, ये हो गया गलत। और ऑर्थोमिक्सो विषाणु है जो, ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये है आपका जो है इन्फ्लुएंजा के लिए जिम्मेदार, इन्फ्लुएंजा। ठीक, दूसरा देखते हैं, चेचक वेरियोला विषाणु, ये सही है। और टाइफाइड विब्रियो कॉलरी, ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि जो विब्रियो कॉलरी है वो हैजा के लिए, हैजा। ठीक है, और टाइफाइड के लिए कौन सा होता है, सैल्मोना टाइफी, सैल्मोना टाइफी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा सही है, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, जो स्पेस होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक, सही है। दूसरा देखिए, पार्किंसंस डिसीज जो होती है वो कहाँ पर इफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में, ये भी सही है। और तीसरा देखिए कि जो सेल डिविजन्स हैं वो ह्यूमन के जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनमें कोई भी सेल डिविजन्स नहीं होता है। कब नहीं होता, बर्थ के बाद, जन्म के बाद कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से फल उनके खाने वाले भाग से के साथ सही सुमेलित हैं। तो शहतूत में हम क्या खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं, परिदल पुंज। ठीक है, और यहाँ बीज पत्र लिखा है तो गलत हो गया। अनार रसदार बीजावरण सही है। पपीता में मीजोकार्प मध्य फल बत्ती, ये भी सही है। और इमली में भी मीजोकार्प है ना, जबकि फ्लैशी थैलेमस लिखा है तो ये गलत हो गया। ठीक, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होंगे, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, EEG है जो वो काय के लिए यूज होता है, ये आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दिमाग की जो गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लैक्राइमल ग्लैंड्स है जो वो क्या है, आंसुओं को, है ना, जो आंसू आते हैं उनको सिक्रीट करता है, ये स्टेटमेंट आपका है जो, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, औसत मानव मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है, 2.3 से 2.4 kg, ये गलत हो गया क्योंकि 1.3 से 1.4 kg होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित वनस्पतियों को उनके वैज्ञानिक नाम के साथ मिलान करना है। तो सरसों हो जाएगा ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रिस के साथ, मटर हो जाएगा पाइसम सटाइवम के साथ, और आम हो जाएगा आपका मैग्नीफेरा इंडिका, और धान हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जो कि भ्रूण के लिंग परीक्षण के से संबंधित है, बिल्कुल सही। और गर्भ निरोधक गोलियों में एस्टेरॉयड हार्मोन रहता है, ये भी बिल्कुल सही। और बिल्ली का जो गर्भकाल है वो सामान्य रूप से 280 से 290 दिन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 58 से लेकर के 65 डेज तक का होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडज जीव है। आपका मुर्गी, तितली, मेंढक या कुत्ता। तो देखिए, कुत्ता है जो वो अंडज जीव नहीं है, और बाकी सारे हैं जो ये अंडज हैं। तो फिर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3। अगला देखिए, श्वेत रुधिर कणिका जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो, उनसे संबंधित कथनों में से कौन सा सही है। मानव में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें आपके केंद्रक विहीन होते हैं वो। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जो आरबीसी होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं। ठीक है, और मानव में जो आरबीसी हैं उनके औसत जीवन काल कितना बता रहे हैं, 100 से 120 दिन। तो ये भी आपका आरबीसी का है, जबकि यहाँ पर श्वेत यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में है दोनों स्टेटमेंट, है ना। और ये दोनों ही स्टेटमेंट आरबीसी के लिए तो सही है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के हिसाब से गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को उनके उपयोग के साथ मिलान करिए। आपका AU-198 है जो वो कैंसर के इलाज में यूज होता है। कार्बन 14 है जो वो आपका जीवों के अवशेषों के काल निर्धारण के लिए होता है। और सोडियम 24 आपका परिसंचरण तंत्र तथा रक्त के थक्के का पता लगाने में यूज होता है। और आपका आयरन 59 है वो आपका एनीमिया या फिर अरक्तता के रोग में यूज होता है। तो सभी सही मैच्ड हैं, ए आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इनको सबको, है ना, AU मतलब गोल्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित रासायनिक नामों में कौन सही सुमेलित है। सिंदूर PB3O4 बिल्कुल सही। ऑयल ऑफ विट्रियल H2SO4 बिल्कुल सही। वॉशिंग सोडा NaHCO3 ये भी सही। और आपका जो शोरा है वो KNO3 ये भी सही। ठीक है, सभी सही मैच्ड है, डी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं को उनकी विद्युत चालकता के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद फिर आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद आएगा फिर इस्पात। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से लगाएंगे तो ये क्रम रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।